जय हिंद बच्चों, वेलकम है फिर से आपका एक बार मेरे इस YouTube चैनल पर। आज जो हम लेक्चर यहां पर देखेंगे ये लेक्चर है क्लास 12th मैथ का, जिसमें केस स्टडी का हम आज सीरीज 2 कवर कर रहे हैं। सीरीज 1 हमने कवर कर लिया था, जिसमें हमने 2 केस स्टडी के क्वेश्चंस करे थे और आज इस सीरीज में फिर से हम 2 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो हर सीरीज में हम केस स्टडीज के 2 क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं, क्योंकि बोर्ड में भी आपको केस स्टडी के 2 ही क्वेश्चंस मिलेंगे। आज का जो क्वेश्चन है, नंबरिंग भी मैंने उसी फॉर्म में रखी है 17 और 18, और यही 2 नंबर के क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। सो आज का जो क्वेश्चन फर्स्ट हमें कवर करना है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 वो क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं। In tense atmosphere between the countries, it is important to remain vigilant on our borders, and our soldiers are ever ready for that. A soldier is sitting at the place representing the point 3,2 and notices on enemy jet. He notices the path and calculates it to be a parabola symmetrical to the y-axis, and vertex of parabola is at the point 0,2 with path represented by the equation y is equal to x square plus a. For the above situation answer the following. तो इस पूरे क्वेश्चन में जो हमें ध्यान रखना है वो क्या रखना है, यहां पर जो एनिमी जेट है उसके पाथ को रिप्रेजेंट किया जाता है एक इक्वेशन से, दैट इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, और ये एक पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज सिमेट्रिकल टू द y एक्सिस, यानी पैराबोला जो बनेगा वो y एक्सिस के अलोंग बनेगा, और पैराबोला का वर्टेक्स है 0,2 पॉइंट पर। फर्स्ट सब पार्ट जो हमें कवर करना है वो है वैल्यू ऑफ a इन पाथ इज। तो a की जो वैल्यू है पाथ में, ये पॉइंट है, उस a की वैल्यू को हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए, इसके लिए हम यहां पर एक इसका स्केच बनाया है, इसे कंसीडर करेंगे। जो पैराबोला बन रहा है ये पैराबोला y एक्सिस के अलोंग होगा, और इस पैराबोला का वर्टेक्स है 0,2। क्योंकि हमें यहां पर पैराबोला का वर्टेक्स गिवन है 0,2, और इसका क्या मतलब हुआ, जो ये वर्टेक्स होगा, जो ये पॉइंट होगा, ये कहां पे लाई करेगा, पैराबोला में ही लाई करेगा। तो जो पैराबोला की इक्वेशन हमें गिवन थी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a, इस वर्टेक्स को, इस पॉइंट को हमें यहां पे रिप्लेस कर देना है। x को हमने 0 से रिप्लेस किया, y को हमें 2 से रिप्लेस किया, तो रिप्लेस करने के बाद हमें a मिल जाएगा 2, और इस पार्ट में a की वैल्यू को ही फाइंड करना था। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकंड पार्ट जो हमें आंसर देना है वो क्या है, डिस्टेंस ऑफ जेट फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन पाथ एट अ गिवन टाइम फ्रॉम द सोल्जर इज, यानी हमें यहां पर फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ जेट फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द पाथ। जेट की डिस्टेंस को फाइंड करना है किसी गिवन टाइम में, और ये डिस्टेंस कहां से निकलेगी, फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द सोल्जर। तो हमने यहां पर मान लिया पाथ में किसी टाइम पर एक पॉइंट है जो है x, y. x, y is any point on this parabola on the path of plane represented by the parabola, और ये रही सोल्जर की पोजीशन 3,2। हमें इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करना है, जिसके लिए हमने यहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और इसका रूट यही होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, और हमने देखा सी ऑप्शन हमें मिल जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नाउ जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हमें क्या करना है, एक्सप्रेशन फॉर डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ x ओनली इज।
इसका मतलब है अब हमें यहां पर जो डिस्टेंस निकालनी है वो केवल x की टर्म्स में निकालनी है। ये हमने डिस्टेंस को यहां पर निकाल लिया था, लेकिन यहां पर y भी एग्जिस्ट हो रहा है, तो हमें क्या करना है, y की वैल्यू को रिप्लेस कर देना है। y क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए, और a हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके थे 2, यानी y क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो हमने यहां पर इस y को रिप्लेस कर लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2 से, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बन गया x की पावर 4, हमें डिस्टेंस मिल गई इन टर्म्स ऑफ x ओनली। सी ऑप्शन हमने देखा करेक्ट ऑप्शन था, तो हम लिख देंगे यहां पर सी। जो नेक्स्ट पार्ट है, वैल्यू ऑफ x सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन जेट एंड सोल्जर इज लीस्ट इज। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और कंडीशन हमें ये दे रखी है, जो डिस्टेंस हमने अभी फाइंड करी, डिस्टेंस बिटवीन द जेट प्लेन एंड द सोल्जर, वो डिस्टेंस होनी चाहिए लीस्ट। लीस्ट का मतलब है मिनिमम। तो फिर से यहां पर कंसेप्ट आ गया है मैक्सिमम मिनिमा का, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर है। ये डिस्टेंस हम यहां पर फाइंड कर चुके थे, एपी डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस x की टर्म्स में आई थी रूट x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस x की पावर 4। बोथ साइड स्क्वायरिंग करके एपी स्क्वायर मिला, यहां पर रूट हट जाएगा और हमें यहां पर एपी स्क्वायर को z एज्यूम कर लेना है। तो जब भी यहां पर स्क्वायर बन जाता है हम इसे कुछ मान लेते हैं, क्योंकि जो मैक्सिमम होगा, जो मिनिमम होगा, वो इस पे डिपेंड नहीं करेगा, वो राइट हैंड साइड में जो वैल्यू आएगी ना उस पे डिपेंड करेगा। तो हमने इसे z से रिप्रेजेंट कर लिया, यानी z आ गया x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस x की पावर 4, और मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन होती है डेरिवेटिव निकलता है, dz अपॉन dx निकाला, ट्वाइस x माइनस 3, इसका फिर डेरिवेटिव होगा 1 आएगा, x की पावर 4 का डेरिवेटिव, सिंपल स्टेप है। देन मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन होती है, डेरिवेटिव 0 होता है। इस पूरे डेरिवेटिव को हमने 0 पुट कर लिया, 2 से हमने यहां पर इक्वेशन को डिवाइड करके इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए, तो फाइनली जो इक्वेशन हमें मिली वो इक्वेशन ये है। और हम देख सकते हैं ये इक्वेशन है एक क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टर बनाना पड़ेगा। इसके लिए क्या होगा, हम यहां पर रिमाइंडर थ्योरम का एप्लीकेशन करते थे, हमें x की एक ऐसी वैल्यू को पुट करना पड़ेगा जिससे ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए। जब हम x को यहां पर 1 से रिप्लेस करेंगे हम देखेंगे ये पूरा 0 हो रहा है। सो x इज इक्वल टू 1 इज द फैक्टर, इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर x इज इक्वल टू 1 इसका 0 है तो इसका फैक्टर क्या होगा, x माइनस 1, 1 को उधर ले गए, यानी इसके फैक्टर बनाने के लिए इस पॉलिनोमियल को हमें x माइनस 1 से करना पड़ेगा डिवाइड। तो ये मैंने पूरा लॉन्ग डिवीजन के स्टेप यहां पर दिखा रखे हैं, डिवाइड कर रखा है, रिमाइंडर 0 ही मिलेगा। डिवाइड करने के बाद इसके 2 फैक्टर हमारे पास मिले, वन इज x माइनस 1 एंड अदर इज 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब इन दोनों फैक्टर को हमें 0 पुट करना है, इसे हम 0 पुट करेंगे तो हमें तो मिल जाएगा यहां पर 1, लेकिन जो ये वाला फैक्टर है इसमें रियल रूट नहीं आएंगे। कैसे पता चला, हमने इस पॉलिनोमियल का डिस्क्रिमिनेंट निकाला b स्क्वायर माइनस 4ac, और हम देख रहे हैं ये डिस्क्रिमिनेंट है नेगेटिव, इसका मतलब है नो रियल रूट। तो केवल a की वैल्यू ऐसी आई, इसे 0 पुट करने के बाद, और x हमें मिला है 1। अब ये देखा जाएगा इस 1 पर ये डिस्टेंस मिनिमम हो रही है, लीस्ट हो रही है या नहीं। इसके लिए क्या करते हैं बेटा, सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। यहां से हमने सेकंड डेरिवेटिव निकाला, ये 2 रह जाएगा, इसका डेरिवेटिव 1 और इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। तो फाइनली जो सेकंड डेरिवेटिव था वो हमें मिला। हमने यहां पर सेकंड डेरिवेटिव में x को 1 से रिप्लेस करा, 14 मिला, पॉजिटिव क्वांटिटी मिली, 0 से ग्रेटर आया, और जब सेकंड डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर पॉजिटिव आ जाता है इसका मतलब है उस पॉइंट पर मिनिमम होता है। तो डिस्टेंस लीस्ट होगी जब x है 1, और ए ऑप्शन इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हुआ।
अब हमें लास्ट पार्ट में क्या करना है, हमें मिनिमम डिस्टेंस भी निकालनी है। भाई हम फाइंड कर चुके हैं ना, x जब 1 है तो डिस्टेंस मिनिमम होगी। ये रही डिस्टेंस जिसे हमने ऊपर वाले पार्ट में निकाला था x की टर्म्स में, और 1 पॉइंट पर डिस्टेंस मिनिमम है, तो x को यहां पर हम 1 से रिप्लेस कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद हमें मिनिमम डिस्टेंस मिल जाएगी, एंड मिनिमम डिस्टेंस इज √5। ए ऑप्शन करेक्ट है। तो ये हमने एक केस स्टडी को देख लिया, आज के लेक्चर की एक केस स्टडी, और दूसरी केस स्टडी की तरफ हम आ गए हैं। 18th वाला ये क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। 3 friends A, B and C are given a situation by the company to find the correct solution. A's, B's and C's chances of finding the correct solution are 1 out of 3. ये A का चांस है, मतलब A की प्रोबेबिलिटी यहां से निकलेगी। B का चांस है 2 out of 7, और 3 का है 3 out of 8। और इस इंफॉर्मेशन से हमें ये फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट, द ऑड्स अगेंस्ट B फाइंडिंग द करेक्ट सॉल्यूशन आर। तो ऑड अगेंस्ट क्या होता है ये हम समझेंगे। इससे पहले हमने क्या करा, जो इंफॉर्मेशन दे रखी थी इसके बेसिस पर हमने ए, बी और सी की प्रोबेबिलिटी को फाइंड कर लिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंडिंग द करेक्ट सॉल्यूशन, जैसे हमने पीए से डिनोट करा, यानी कि ए जो है वो करेक्ट सॉल्यूशन को फाइंड करेगा। इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है, हमें क्या दिया था 1 out of 3, यानी फेवरेबल केस हो गया 1, टोटल केस हो गए 3, तो ए की प्रोबेबिलिटी आ गई 1/3। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंडिंग द करेक्ट सॉल्यूशन, फेवरेबल केस 2, टोटल केस 7, और सी की प्रोबेबिलिटी 3/8। ये हमने फाइंड कर ली। अब हम फर्स्ट पार्ट का आंसर देने वाले हैं। इससे पहले हमें समझना है ऑड अगेंस्ट क्या होता है। हमें यहां पर फाइंड करना है ऑड अगेंस्ट बी इन फाइंडिंग द करेक्ट सॉल्यूशन। देखिए ऑड अगेंस्ट का मतलब होता है अनफेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय द फेवरेबल आउटकम्स, यानी अनफेवरेबल आउटकम्स और फेवरेबल आउटकम्स का जो रेशियो होगा, यही रेशियो डिनोट करता है ऑड अगेंस्ट। तो ऑड अगेंस्ट बी का मतलब है अनफेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय फेवरेबल आउटकम। अब हमने देखा बी की प्रोबेबिलिटी क्या थी 2/7, फेवरेबल केस 2 थे, टोटल केस 7 थे, तो अनफेवरेबल केस क्या हुए 7 - 2 अपॉन फेवरेबल केस कितने हुए 2, तो ऑड अगेंस्ट बी क्या आ गया 5/2। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। फिर हमसे पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ सी सॉल्विंग अ सिचुएशन इज, सी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, सिचुएशन को सॉल्व करेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है, जो ऑलरेडी हमने ऊपर निकाल दी थी 3/8। डी ऑप्शन मैच कर रहा है यहां पर। फिर हमसे पूछा गया प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल फाइंड अ करेक्ट सॉल्यूशन, यानी तीनों में से केवल एक ही करेक्ट सॉल्यूशन को फाइंड करेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इसके लिए देखिए 3 केस बनने चाहिए, क्योंकि तीनों में से केवल एग्जैक्टली वन, केवल एक ही ऐसा होगा जो करेक्ट सॉल्यूशन को फाइंड करेगा। तो 3 केस कौन कौन से बने। सबसे फर्स्ट जो केस हमने बनाया है, इसमें ए जो है वो करेक्ट सॉल्यूशन फाइंड कर रहा है, यानी कि बी और सी करेक्ट सॉल्यूशन को फाइंड नहीं करेंगे। इसे हमने बार से डिनोट कर लिया। पी बी बार का मतलब हुआ कि बी करेक्ट सॉल्यूशन को फाइंड नहीं करेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी। पीसी बार का मतलब हुआ सी करेक्ट सॉल्यूशन को फाइंड नहीं करेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी। दूसरा केस क्या बनेगा, बी करेक्ट सॉल्यूशन फाइंड करेगा, ये दोनों फाइंड नहीं करेंगे। थर्ड केस बनेगा सी करेक्ट सॉल्यूशन को फाइंड करेगा, ये दोनों फाइंड नहीं करेंगे। अब पीए तो हमने ऊपर निकाल दिया था, और पीबी बार को कैसे निकाला जाएगा,
पीबी बार का मतलब होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी कि बी के करेक्ट सॉल्यूशन नहीं फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, 1 माइनस बी के करेक्ट सॉल्यूशन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी। ऐसे ही पीसी बार को निकालने के लिए 1 माइनस सी के करेक्ट सॉल्यूशन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी। और ऐसे ही यहां पर पीए बार, पीसी बार, इन सब की वैल्यू को हमने पुट करा और पूरा सॉल्व करा, हमें आंसर मिला 75 अपॉन 168। ए ऑप्शन मैच कर रहा है, जल्दी से लगा दो ए ऑप्शन। नेक्स्ट पार्ट है probability that problem can't be solved when all the three try, यानी तीनों अगर ट्राई कर रहे हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। इसका क्या मतलब है, तीनों ही प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें केवल एक ही केस बनेगा, A will not solve the situation, B will not solve the situation and C will not solve the situation। PA बार को निकालने के लिए 1 माइनस PA, पीबी बार को निकालने के लिए 1 माइनस पीबी और पीसी बार को निकालने के लिए 1 माइनस पीसी। वैल्यू निकाल के मल्टीप्लाई करा, मिल गया ऑप्शन बी 25 अपॉन 84 इज द करेक्ट आंसर। अब इसके बाद जो फिफ्थ पार्ट हमसे पूछा जा रहा है वो है प्रोबेबिलिटी दैट करेक्ट सॉल्यूशन टू द सिचुएशन इज अराइव्ड, यानी सिचुएशन का जो करेक्ट सॉल्यूशन है वो मिल जाए। अब करेक्ट सॉल्यूशन सिचुएशन का कैसे मिलेगा, इसका ये मतलब है तीनों में से कोई भी एक अगर प्रॉब्लम को, सिचुएशन को सॉल्व कर लेगा तो हमें उसका करेक्ट सॉल्यूशन मिल गया। यानी एक केस ये बना, तीनों में से केवल एक ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेक्टली करेगा, बाकी दो नहीं करेंगे। या ऐसा भी तो हो सकता है दो लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले, तीसरा ना कर पाए, क्योंकि हमें तो इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है करेक्ट सॉल्यूशन इज अराइव्ड। कोई भी एक करेक्ट सॉल्यूशन निकाल ले, या दोनों निकाल लें, या तीनों ही करेक्ट सॉल्यूशन को निकाल लें। तो अगर हम देखें यहां पर तीन केस बन रहे हैं। पहला केस ये बन रहा है एग्जैक्टली 1 फाइंड द करेक्ट सॉल्यूशन, दूसरा केस बन रहा है एग्जैक्टली 2 फाइंड द करेक्ट सॉल्यूशन, और थर्ड केस बन रहा है ऑल 3 फाइंड द करेक्ट सॉल्यूशन। अब देखिए, या तो ऐसा है हम इन तीनों केस को निकालें, जैसे हमने ऊपर देखा था इस वाले केस को निकालने के लिए 3 केस बने, एक सॉल्व करेगा बाकी दो नहीं करेंगे। अगर हम सेकंड वाले केस को देखें, दो लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें भी 3 केस बनेंगे, जैसे ए सॉल्व कर रहा है, बी कर रहा है, सी नहीं करेगा, या बी कर रहा है, सी कर रहा है, ए नहीं करेगा, एंड सो ऑन। और फिर जो तीसरा केस है इसमें एक केस बनेगा, या तो हम ऐसे निकालें, इन सब की वैल्यू को पुट करें, या इसका एक अल्टरनेट देखिए और भी है, और इसे हम समझ रहे हैं। एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, दो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, या तीनों प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो ये क्या डिनोट हो रहा है, हैपनिंग, हैपनिंग ऑफ इवेंट, जिसका मतलब है प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। अगर हम ये भी निकाल लें कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो इन सबका टोटल 1 हो जाएगा, क्योंकि हैपनिंग प्लस नॉन हैपनिंग इज इक्वल टू 1। तो हमने क्या करा, इजली फाइंड करने के लिए 1 में से इस बात की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर लिया कि तीनों करेक्ट सॉल्यूशन को फाइंड नहीं करेंगे, यानी 1 में से माइनस कर लिया। A will not find the correct solution, B will not find the correct solution and C will also not find the correct solution। PA बार, PB बार, PC बार ऊपर हमने निकाल रखा था, यहां पर इसकी वैल्यू लगाई, 1 माइनस 50 अपॉन 168 आएगा, जिसे सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा 59 अपॉन 84, और ये ऑप्शन ए से कर रहा है मैच। तो आज के इस लेक्चर में केस स्टडी की सीरीज 2 हमने खत्म कर ली है, जिसमें हमने 2 क्वेश्चनों को कवर करा। नेक्स्ट सीरीज बहुत जल्दी आपके लिए लाएंगे। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद।